हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ना इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझना है एक विलेज के थ्रू, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि एक काल्पनिक गांव है जिसका नाम पालमपुर है। अब एक नॉर्मल गांव की तरह यहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं यानी कि डेयरी, और यहाँ पे आने जाने के लिए एक प्रॉपर रोड है, लोगों के पास बाइक्स हैं, बुल कार्ट्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्यूबवेल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसी गांव के पास एक दूसरा गांव भी है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज पालमपुर से बड़ा गांव है, और रायगंज से 3 किलोमीटर दूर एक टाउन है शाहपुर। और ये तीनों है ना वेल कनेक्टेड है, यानी कि आने जाने के लिए ऑल वेदर रोड है। अब अगर हम पालमपुर की बात करें तो वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ सकें। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है गवर्नमेंट के द्वारा, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ताकि जो आम तौर से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके लिए वो विलेज में दिखा सकें। अब पालमपुर में ना 450 फैमिलीज़ हैं, उनमें से 80 फैमिलीज़ अपर क्लास हैं, यानी कि सोसाइटी में उनका अपर लेवल का दर्जा है। वो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे हैं, उनके हाउस ब्रिक्स के बने हुए हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आप कह सकते हैं वो रिच हैं। और 150 फैमिलीज़ यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन लोअर कास्ट है, उनके पास स्मॉलर हाउसेज़ हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ कम हैं, वो थोड़े पुअर हैं कंपेयर टू अपर क्लास। अब देखिए, इतने सारे लोग रहते हैं तो उनकी ज़रूरतें भी होंगी, और उन ज़रूरतों के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए, गांव में लोग जब कोई काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मर्स को लैंड चाहिए होता है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए काउज और बफेलोज चाहिए होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टर्स को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आप कुछ बनाएंगे, उसके लिए कोई सामान चाहिए, तो यानी कि प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए कुछ सामान चाहिए, और वो सामान को हम मेनली 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। फर्स्ट है लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आपको लैंड तो चाहिए ही चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, ट्रीज, मिनरल्स, वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं। सेकेंड इज़ लेबर। अब लेबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर होते हैं जिन्हें कोई कला नहीं आती, जिन्हें कोई कला सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि एक नॉर्मल मैनुअल लेबर, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान उठा के रख रहे हैं, आपको उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्किल्ड वर्कर यानी कि उन्हें कोई स्किल, कोई कला आती है, कुछ काम करना आता है, यानी कि जैसे टेलर को सुइंग आती है, वो सिलाई करना जानते हैं, पेंटर को पेंट करना आता है, इंजीनियर को कोई टेक्निकल काम करना आता है, तो वो स्किल्ड वर्कर में आ जाता है। थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल का मीनिंग है ना, वो मनी से है, पैसों से। अब वो भी 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड होती है जो एक बार हम फिक्स होती है, जो एक बार उसे हम ले लेते हैं तो बहुत समय तक यूज़ करते हैं। जैसे कि लैंड, आप फार्मिंग के लिए एक बार लैंड खरीदते हैं तो कितने सालों तक यूज़ करते हैं, हर साल तो चेंज नहीं करते ना। मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, सिलाई मशीन हो गई। दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे वर्क के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं। मान लीजिए आप डेली वेजेस पे कोई काम करता है तो आप उन्हें डेली पैसे देते हैं। आपकी अगर फैक्ट्री है तो डेली उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल आता है, उसकी पेमेंट करते हैं। और भी डे टू डे के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। फोर्थ होती है ह्यूमन रिसोर्सेस। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, हम लोगों से ही तो काम कराते हैं, वो हमारी रिसोर्स है एक तरीके से। उनमें हम स्किल्स डालते हैं, वो चीज़ें समझते हैं, तो हमारी रिसोर्स बनते हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, रिसोर्सेज तो हैं, पर उनमें से अगर आप फर्स्ट रिसोर्स के बारे में समझो, लैंड के बारे में, जो मोस्टली 75% लोग इस विलेज में फार्मिंग करते हैं, तो लैंड तो फिक्स्ड है उनके लिए, लैंड तो नहीं बढ़ता ना। आप पैसे बढ़ा सकते हो, इक्विपमेंट्स बढ़ा सकते हो, लैंड तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, हमारी फ्रीडम को इतने साल हो चुके हैं, इतनी अच्छे फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, तो उसके लिए
1960 में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था जिसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि फार्मर्स की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। उनमें से एक था, पहले फार्मर्स ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते थे जिसकी वजह से उनका काम स्लो होता था, धीरे धीरे वो अकेले काम करते थे। अब मॉडर्न मशीनरी आ गई, यानी कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, यानी कि काम को जल्दी किया जा सकता है। बहुत सारे लैंड पे आप आराम से ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं और जल्दी काम होगा। और भी मशीनरीज आ गई। सेकंड था HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स जो है ना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो मान लीजिए एक नॉर्मल पौधे से 5 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 5 फ्लावर या फिर 5 फ्रूट्स, लेकिन इन सीड से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। थर्ड इज़ फर्टिलाइज़र्स। अब देखिए सॉइल में सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ कभी कम हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइज़र्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इन सब चीज़ों से ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और फार्मर्स को बहुत हेल्प भी मिली। जो फर्स्ट 3 स्टेट्स थे जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ वो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। अब समझिए, जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, यानी कि जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उससे बहुत ज़्यादा हुआ, और जो बहुत ज़्यादा होता है ना उसे सरप्लस कहते हैं, यानी कि एन अमाउंट दैट इज़ एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड। आप सरप्लस को सेल कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, उससे कुछ बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फार्मर्स की इनकम पे हुआ, यानी कि वो रिच हो गए, उन्हें पहले से ज़्यादा इनकम मिलने लगी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वाटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। तो यानी कि हमारी जो वाटर टेबल है ना वो बहुत नीचे चली गई। जो पानी का लेवल होता है ज़मीन के नीचे वो बहुत नीचे चला गया, और इससे सॉइल की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, हर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। सेकेंड इज़ रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। अब जब हम इतने फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, सॉइल को कभी रेस्ट ही नहीं देंगे, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ उगाते रहेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, यानी कि उसकी शक्तियाँ कम हो गई। अब समझिए, ये तो था उन फार्मर्स के लिए जिनके पास लैंड है, पर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो लैंडलेस हैं, है ना, हमने बात की थी उनके बारे में। अब जो पुअर फार्मर्स होते हैं ना उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं, क्योंकि वो खुद से तो ट्रैक्टर्स और मशीनरीज और एक्सपेंसिव सीड्स वगैरह नहीं खरीद सकते। लोन वो अक्सर किससे लेते हैं, जो विलेज में रिच पीपल होते हैं। अब होता क्या है, वो लोन उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, तो वो कभी ना उस लोन को रीपे कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी उनकी इनकम होती ही नहीं है। वो उसके इंटरेस्ट ही देते रहते हैं, और कई बार तो वो दूसरा लोन लेते हैं उस पहले लोन को पे करने के लिए। तो ये बहुत ही एक विशियस साइकिल हो जाती है। अब फार्मिंग एक्टिविटीज़ से अलग एक्टिविटीज़ भी होती है जिन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट है डेयरी। डेयरी में क्या होता है, आप काउज, बफेलोज, गोट्स, इन सब को पालते हैं और उनके बाय प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मिल्क, घी। डेयरी फार्मिंग के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, यानी कि विलेज में कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें बनाते हैं छोटे लेवल पे। इट कैन बी हैंडीक्राफ्ट, विलेज के जो डे टू डे यूजेस की चीज़ें होती हैं, या फिर एक नॉर्मल विलेज से कोई चीज़ लेके उसको प्रोड्यूस कर लेना, उसमें कुछ और ऐड ऑन कर देना। यानी कि जैसे मिठाई की शॉप, विलेज से मिल्क लिया, आटा लिया, उसको मिक्स किया, उसको थोड़ा सा प्रोसेस किया और एक मिठाई बना दी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, विलेज में हमेशा एक मार्केट होती है जहाँ पे लोग उसे सेल करते हैं ताकि उससे मनी कमा सके, और बहुत सारे लोग विलेज के बाहर से भी सामान ला के सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे लोग अपने अपने बनाए हुए सामान को सेल करते हैं, उसके रिटर्न में उन्हें मनी मिलती है, कुछ को प्रॉफिट होता है, कुछ को लॉस होता है, और एक इकोनॉमी चलती रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।